गुड आफ्टरनून क्लास। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं ब्रजेंद्र सिंह आपको आज की क्लास में कराऊंगा एक ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस। ओके, तो बेटा आज का जो ओल्ड पेपर है ये एक तरह से आप मान लीजिए कॉमन ओल्ड पेपर है, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि होता क्या है, आप लोगों को नहीं होती कुछ बात की नॉलेज, लेकिन टीचर को होती है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम पेपर्स में सेम आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, मेनली एग्जाम जो अधिकतर एग्जाम है उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन सेम आते हैं। तो बेटा आज जो मैं आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं ये आपके हर एग्जाम में, मतलब मेनली अधिकतर एग्जाम में काम आएंगे। तो बच्चा यही सोच के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आज हम मर्ज 25 क्वेश्चन है, कोई किसी चैप्टर का है कोई किसी चैप्टर का, ऐसा नहीं हमने आज किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर फोकस किया है, ये मर्ज है। तो बच्चा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी दिवाली भाइयों। ठीक है, तो बच्चा हैप्पी दिवाली सभी को। तो बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे, वैसे तो आज दिवाली का त्योहार है, सभी बच्चे बिजी होंगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्लास ले ली जाए। ठीक है, जिसका पढ़ने का मन हो वो पढ़ लेगा, जिसका नहीं होगा नहीं पढ़ेगा, त्योहार मनाएगा। तो ये तो आप ही की श्रद्धा और आप ही की भावना है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है बच्चा, तो चलो सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे। 25 क्वेश्चन है, जितने हो जाए करते हैं। ठीक है, वैसे तो 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, लेकिन फिर भी जितने हो जाए उतने क्वेश्चंस करते हैं एक क्लास के अंदर। ट्राई करेंगे पूरे 25 हो जाए। तो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है मिसिंग नंबर का, तो जल्दी से जवाब दे दें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से जवाब दो बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। मिसिंग नंबर और जूम कर देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बच्चा लो और बड़ा कर दिया, लो और बड़ा। बेटा बहुत सिंपल तरीके से मेरे को तो दिखाई दे रहा है। क्या अगर मैं देखूं, यहां पे नजर आ रहा है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो बेटा यहां पे क्या गुणा करूं, 7। तो बेटा यहां 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14। ऑप्शन में 7 है, इज द राइट आंसर। बाकी बात सोचने की जरूरत है क्या? बाकी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लॉजिक सही सही बन रहा है। क्या, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो बेटा लॉजिक बन चुका है। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है, सर ये जो नंबर बीच में है ये नंबर कैसे आ रहा है, सर इसके बारे में भी तो बता दीजिए। तो बेटा इसके बारे में जरा खुद से भी सोच लो कि क्या आ रहा है। तो बेटा अगर आप बीच वाले नंबर को देखना चाहते हो, ये बीच वाला नंबर कैसे आया, तो बेटा ये 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 22 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। सीधे सीधे क्या लिखा है बेटा, स्क्वायर लिखा है। तो ये किसका स्क्वायर है, 18 का, ये 22 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है। तो बीच वाले नंबर का लॉजिक ये है। ओके बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब बच्चा यहां पे आपको काउंट करने हैं कि इस क्वेश्चन में कितने ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स करने हैं नहीं बेटा, कितने आकृति, कितने आयत हैं, रेक्टेंगल काउंट्स करने हैं। बच्चा क्या काउंट करने, रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स यानी आयत। देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देगा। पहले आप काउंट करो, फिर मैं कराऊंगा कि बेटा क्या आने वाला है। हाँ जी, क्या आंसर आने वाला बच्चा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कितने आयत आ रहे हैं रेक्टेंगल। बेटा चलो मैं काउंट कर देता हूं। आयत तो पता होगा ना क्या होता है। देखो बेटा ये कितना हो गया, 1। अब देखो हर बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहा है, बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 3। तो बेटा चलो चेक कर लेते हैं, कुछ 4 भी कह रहे हैं, कुछ 6 भी कह रहे हैं। तो बेटा सभी बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो आंसर अब मैं चेक करा देता हूं क्या आंसर है। 1 आयत, फिर ये बेटा 2 आयत, कितनी हो गई, 2 हो गया बेटा 2। अब इन दोनों को मिलाकर 1 2 1 2। अब बच्चा इन दोनों को मिलाकर ये कितनी बन जाएगी बेटा, 3 हो गया 3। तो 1 2 और ये बड़ी वाली कितनी होगी बेटा, 3 हो गए 3। उसके बाद बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान गौर फरमाओगे तो आपको नजर आएगा 1 आयत ये है, ये तो बेटा कितने हो गए, 4। 1 2 बड़े वाला 3 और ये 4। अब बच्चा अगर मैं इन दोनों को मिला दूं इस तरीके से, इन दोनों को, तो बेटा कितने हो गए, 5। तो आंसर कितना आना चाहिए, 5। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, 5।
तो बेटा आंसर कितना आ गया बच्चा पार्टी, आंसर आ गया 5। ठीक है, करेक्ट आंसर मिल गया आप लोगों को। तो बेटा करेक्ट आंसर इज 5, तो हमारा राइट आंसर क्या है बच्चा, 5 है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है बेटा मैट्रिक्स का। किसका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का। तो आपको मैट्रिक्स में एक बात मैं बता देता हूं, मैट्रिक्स में क्या पढ़ना जरूरी होता है वो मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे लिखा है द सेट ऑफ द नंबर, द कॉलम एंड द रो, ओके, अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स। देखो बेटा अब यहां पे एक लाइन लिखी है, अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स। बेटा ये लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। अभी मैं समझाऊंगा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन कौन सा होता है, देखना पहले ये बात समझो। अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड फर्स्ट, क्या लिखा है, फर्स्ट बाय इट्स रो, पहले किससे दर्शाया, रो से, और नेक्स्ट, नेक्स्ट किससे दर्शाया, कॉलम से। अब बेटा इस बात का मतलब क्या है वो समझिएगा। ठीक है, और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है बेटा वो अगेन के बारे में पूछा है, अगेन, AGAIN, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब बच्चा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो किसके बारे में पूछा है, अगेन के बारे में पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो अब होता क्या है, ये हिंदी में लिखकर दे दिया, इंग्लिश में देखो ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में बच्चा होता क्या है, जो अभी मैंने कहा था ना लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है, वो अब मैं बताता हूं क्या मैंने कहा। देखो बच्चा अब यहां पे जैसे ये दिया 9 5, क्या लिखा है, 9 और 5, क्या लिखा है बेटा, 9 और 5 लिखा है, 9 5। तो इसमें जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, ये हमको पढ़ना होता है कि ये नंबर कहां का है, रो का है या कॉलम का है। तो बेटा वही मैंने आपको पढ़ना सिखाया इंग्लिश में, A letter from these matrix can be represented first by its row। तो इसका मतलब जो पहला नंबर है वो रो का है, फर्स्ट बाय इट्स रो, पहला नंबर रो का है, और जो बेटा नेक्स्ट है यानी सेकंड किससे रिप्रेजेंट किया गया, कॉलम से। तो आप ये बात समझ गए। तो बेटा इसमें जो पहला नंबर था ये 9 5, ये किससे लिया है, रो से, और सेकंड नंबर को किससे लिया है, कॉलम से। यही बात को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में, इसी बात को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, तो हमने पढ़ लिया कि अगर ये 9 5 लिखा है तो इसमें पहला नंबर है रो से, और बेटा दूसरा नंबर किससे है, दूसरा नंबर है कॉलम से। ये बच्चा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन पूछा था वो किसके बारे में पूछा था, अगेन। क्या था बेटा, क्वेश्चन जो पूछा गया था अगेन वर्ड के बारे में, अगेन लिखा हुआ है, अगेन, अगेन लिखा है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो बेटा अब हमको बताना है AGAIN, अगेन का कोड क्या होगा। अब अगेन का कोड क्या होगा, तो देखो बेटा यहां पे जैसे लिखा है 9 5, फिर लिखा है 1 0, फिर लिखा है 7 9, फिर लिखा है 5 9, और ये लिखा है 4 1। तो ये जो पहला नंबर है ये 9 5, ये किसके लिए लिखा गया, ए के लिए, 1 0 जी के लिए, 7 9 ए के लिए लिखा गया, और 5 9 आई के लिए, और 4 1 बेटा एन के लिए, ऐसे लिखा गया। अब बच्चा हमें यहां पे चेक क्या करना होता है वो देख लीजिए। यहां पर अब मुझे चेक करना है कि 9 और 5 पर ए है या नहीं। तो रो नंबर 9, क्योंकि पहला नंबर किसका है बेटा, रो का, और दूसरा कॉलम का, तो रो नंबर 9 और कॉलम नंबर 5, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये दोनों मुलाकात करेंगे, मिलन करेंगे, वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए। जहां पे ये 9 और 5 मिलेंगे वहां पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चेक करें, तो ये दोनों बेटा यहां से चलेंगे ऐसे करके, ये यहां मिले, क्या ए है। तो बेटा ये जो 9 5 दिया है वो सही दिया है, किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए क्या दिया, 9 5 तो सही है। अगला बेटा जी पे क्या होना चाहिए, अब जी कहां होना चाहिए, जी होना चाहिए 1 और 0 पे, 1 0 बेटा रो नंबर 1, क्योंकि पहला वाला रो का है, दूसरे वाला कॉलम का है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 ये है। तो इन दोनों का मिलन बेटा यही होगा, यहां पे, क्या यहां पे जी है, हाँ ये भी सही दिया है, समझ गए। ऐसे आपको चेक करना होता है बेटा। अब देखो 7 और 9 पे भी ए होना चाहिए, 7 9 7 9, तो बेटा ये दोनों यहां आकर मिलेंगे ऐसे, क्या यहां पे ए है, हाँ यहां पे ए है, तो बेटा ये भी सही दे रखा है। आई पे दिया 5 9, 5 9 पे आई होना चाहिए, 5 और 9 पे आई, तो बेटा ये है 5 और ये है 9, इन दोनों का मिलन कहां होगा बेटा, यहां होगा। क्या यहां पे आई है, एकदम सही है बेटा आई है।
अब बेटा चेक करते हैं 4 और 1 पे n होना चाहिए, 4 और 1 यानी रो नंबर 4 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 1 पे बेटा यहां पे n नहीं है, यहां s है, तो ये गलत हो गया। तो बेटा पहले वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सारे तो मैच कर रहे थे लेकिन मेरा लास्ट वाला बेटा क्या हुआ, मैच नहीं किया, तो बेटा ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं बेटा सेकंड को, 40। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहला पहला चेक करना चाहते हो या पहले सबको चेक करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। वैसे अगर आप मुझसे पूछोगे किस तरीके से करें क्वेश्चन को जल्दी आंसर आए, तो बेटा पहले सबका पहला नंबर चेक करो, जैसे 95409513, पहले इनको चेक करो, फिर लास्ट को चेक करो, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट को चेक करने से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, लास्ट वालों को चेक करो या फर्स्ट वालों को चेक करो तो आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है, बाकी आपका मन है, आप ऐसे करके सभी को चेक करना चाहते हो ऐसे कर लो, ये आपका मन है। तो मैंने आपको कहा सबसे जल्दी क्वेश्चन कब होता है, जब आप किसको चेक करो, सबके लास्ट को चेक करो। अगर लास्ट से पता नहीं चल रहा तो फिर सबके फर्स्ट को चेक करो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में लास्ट वाले और फर्स्ट वाले से डिसाइड हो जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, बीच वालों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं 40, तो 4 और 0 पे बेटा ए है, तो बेटा ये तो सही है। 87, तो रो नंबर 8 कॉलम नंबर 7 पे जी है, क्योंकि बेटा ये जी के लिए है, 87 किसके लिए है, जी के लिए है, सही है, ये भी सही है। 40, बेटा 40 पे क्या होना चाहिए, 40 पे ए होना चाहिए, अभी चेक किया था 4 और 0 पे, तो 4 और 0 पे बेटा ए है, अभी चेक किया था, ये भी सही है। 32 पे बेटा क्या होना चाहिए, आई, क्योंकि 32 पे क्या होना चाहिए, आई, तो बेटा 3 और 2 बेटा आई है, ये भी सही है। 1 2 पे एन होना चाहिए, 1 और 2 पे एन होना चाहिए, बेटा ये भी सही है, तो बी इज द राइट आंसर। समझ गए, ओके, सभी बच्चों का बी आ रहा है। बेटा इसमें मुझे समझाना था, क्योंकि कुछ बच्चों को मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको बताना है कि ये वाला चित्र, और बड़ा कर देता हूं, किसमें छिपा हुआ है, एम्बेडेड है। ये वाला चित्र जो यहां पे चित्र दिया है, ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है, जरा बताएं। ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है बेटा, इसमें छिपी हुई है, दिखाई दे रहा है, देखो ये रही, ये छिपी हुई, दे रहा है दिखाई, तो बेटा डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो गया, डी। तो ये वाली जो आकृति है ये इस वाली फिगर के अंदर छिपी हुई है, अंतर्निहित है, ठीक है, हिडन है, हिडन है, तो बेटा एम्बेडेड है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। बेटा जिसकी ड्राइंग अच्छी उसका भी बड़ा काम है, यहां समझ में आता है। देखो बेटा ये वाली लाइन सीधे जा रही है, तो ये वाली लाइन भी यहां से ऐसे सीधे आ जाएगी। उसके बाद बच्चा यहां मिड से एक लाइन जा रही है, तो यहां भी मिड से एक लाइन जाएगी, और फिर ये लाइन कोने में घुस रही है, तो ये लाइन भी कोने में घुस जाएगी। हो गया, तो ये वाला चित्र किसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ जी इसमें है, तो सी इज द राइट आंसर। तो बेटा आंसर क्या हो गया, सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा, हाँ जी क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं बेटा। बच्चा देखो अब ये फिगर वाले क्वेश्चन है, और फिगर वाले क्वेश्चन में आपकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जरा आप इसमें बताएं, आप सभी बताएं कि अब इसमें क्या आने वाला है, सभी बताएं। गलत आंसर नहीं देना बच्चा, सही आंसर देना है, गलत आंसर ना दे, ठीक है। और बच्चा सबसे एक रिक्वेस्ट है, बम धमाके ना फोड़े, ठीक है, क्योंकि आज शाम में सबसे ज्यादा आतिशबाजी होती है, तो जो पैसे आप बम में खर्च करने जा रहे हैं उन पैसों को किसी को दान दे दें या सेव कर ले, मैं तो यही एडवाइस दूंगा। बाकी तो आपकी श्रद्धा है, आप लोग आजाद हो, जैसा चाहो करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। कौन सा मिरर इमेज बनेगा बेटा? शीशे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? शीशे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शीशे से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। बस ये लाइन ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग आंसर दें। चलो मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। तो बच्चा अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने क्या कहा, जो शीशे से जितनी दूरी पे होता है उतनी ही दूरी पे दिखाई देता है। तो बेटा अगर हम चेक करें, यहां पे देखो, तो ये डब्बा तो डब्बा बन जाएगा, डब्बा तो डब्बा बनेगा, डब्बे के अंदर एक और डब्बा,
डब्बा है, अंकल का टीवी डब्बा है। अब बेटा इसके अंदर ये ऐसे बॉक्स बन रहा है तो बॉक्स बना दिया। अब बच्चा देखो शीशे के करीब ये वाला बॉक्स आ रहा है तो यहां भी शीशे के करीब ही आएगा ना। शीशे से सबसे पहले कौन से वाला बॉक्स आ रहा है, ये वाला जिसके अंदर 2 लाइनें हैं, तो यहां से भी वही आएगा। तो ये वाला बॉक्स बेटा यहां बनेगा और ये लास्ट में जा रहा है तो इधर भी लास्ट में आएगा, क्योंकि जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे यहां बनेगा। तो बेटा ये फिगर आनी चाहिए और ये फिगर आपको केवल किस में दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन में। तो यही हो गया बेटा आपका आंसर बी। तो बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, ठीक है, क्लियर है सभी को, बी इज द राइट आंसर। बेटा जल्दबाजी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे समझाना होता है, ध्यान रखिएगा, मुझे क्वेश्चंस को समझाना होता है। आप तो बस ये कहते हो सर जल्दी जल्दी करा दो, तो बेटा मेरा कर्तव्य तो समझाना भी है ना। बेटा ये है पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग में आपको बस ये ध्यान देना होता है किसी चीज को कैसे फोल्ड किया गया। तो बेटा सबसे पहले इसको ऐसे करके फोल्ड किया है, फिर ऐसे करके अगेन फोल्ड किया है। तो बेटा जब इसको ऐसे करके फोल्ड किया तो ऐसे करके ही खोलूंगा, तो मैं यहीं पे वो काम करता जाऊंगा और मेरी फिगर बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, देखो मैं इस फिगर को यहीं पे ओपन करूंगा। अब बच्चा जब इन्होंने ऐसे बंद किया तो ऐसे करके खोलूंगा, इस तरीके से ये खुल जाएगी, यहां पर आ जाएगी ऐसे बेटा। अब बच्चा होता क्या है, ये जो बीच में लाइन आ रही है, पहली बात ये कोई लाइन नहीं होती, ये पेपर मुड़ने का निशान होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप किसी पेपर को मोड़ते हो तो बेटा उसमें एक लाइन बन जाती है ना, तो ये जो लाइन आ रही है बीच में, ये कोई लाइन नहीं है, ये पेपर मुड़ने का निशान है, ये ध्यान रखिएगा। और इस पेपर मुड़ने के निशान को मैं मिरर मान लेता हूं। क्या कहा मैंने, ये जो पेपर मुड़ने का निशान बन गया इसको मैं क्या लेकर चलता हूं, मिरर। और फिर बेटा वही वाली बात, जो शीशे से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा। तो जितनी दूरी पे ये डॉट है उतनी दूरी पे यहां आ जाएगा, आ गया। अब इन्होंने बेटा इसको ऐसे बंद किया था, फिर से ऐसे खोल देंगे, तो ऐसे खोलेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसी आ जाएगी बेटा ऐसी। तो अब यहाँ पे 2 डॉट है तो यहाँ पे 2 डॉट और आ जाएंगे। तो बेटा ये कोई लाइन नहीं है बीच में, ध्यान रखना, ये लाइनें नहीं है, ये पेपर मुड़ने का केवल निशान है। तो बेटा कौन सा चित्र बनना चाहिए, बी। बी इज द राइट आंसर। कौन सा बना बेटा, बी। बी इज द राइट आंसर। अरे बी इज द राइट आंसर, समझ गए, क्योंकि यहां पे 4 बिंदु आएंगे, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें काफी सारे हैं। तो बेटा बी इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, तो ध्यान रखिएगा पेपर मुड़ते में ये कुछ लाइन बन जाती है, ये लाइन नहीं होती, ये पेपर मुड़ने का निशान होता है। और इसी पेपर मुड़ने के निशान को मैं मिरर मान लेता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूं, मिरर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा, जरा इसको भी कर दो जल्दी से। आपको बेटा यहां पे दे रखा है, प्लस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है, ये सब लिखत दे रखा है। देखो ये दिया, उसके बाद ये दिया, उसके बाद फिर से ये दिया है, माइनस का मतलब है प्लस, फिर उसके बाद दे दिया कि डिवाइड का मतलब क्या दे दिया है आपको, मल्टीप्लाई। ये सब दे रखे हैं। तो बेटा इनकी मदद से आपको अब इनको सॉल्व करना है। और यहां पे किसका यूज होता है, बॉड मास। ये ध्यान रखिए, BODMAS। बॉड मास में क्या होता है, ये तो ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट ऑफ, पर यहां पे कोई ब्रैकेट है ही नहीं। तो अब पहले क्या करोगे, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा पहले सिंबल्स को चेंज करो और बताओ बेटा क्या आने वाला है। चलो मैं भी चेंज करता हूं, आप भी कर लो। 16 माइनस की जगह बेटा क्या लेना है, माइनस की जगह लेना है प्लस। फिर 5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह बच्चा क्या लेना है, माइनस लेना है। 2 प्लस, प्लस की जगह बेटा डिवाइड लेना है, डिवाइड, डिवाइड बाय 4, ठीक है। उसके बाद बेटा डिवाइड की जगह क्या ले लोगे, मल्टीप्लाई, और फिर 12। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 16 प्लस 5। अब सबसे पहले डिवाइड होगा बॉड मास, बॉड मास में सबसे पहले बेटा डिवाइड आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, 1/2, 1/2 कह सकते हो, 1/2 इंटू में 12 आ रहा है बेटा। अब आ गया 16 प्लस 5। अगर बेटा अब मैं इसको यहां काट दूं इस तरीके से, 2 6 जा 12, कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस, तो बेटा आ जाएगा 22, सॉरी प्लस प्लस नहीं, सॉरी गलत हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, तो 16 और 5 बेटा 21, 21 में से जब 6 जाएगा तो बेटा 15 आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, 15।
तो बेटा बॉड मास का यूज किया मैंने, किसका यूज किया, बॉड मास का। तो आंसर बच्चा पार्टी कितना आ गया, 15। तो 15 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जरा देखो, ध्यान से गौर फरमाओ तो नजर आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलो करते हैं। 15C 5D इक्वल टू 135, 13C 4D इक्वल टू 39। तो आपसे पूछा है 11C 33D 66 इक्वल टू क्या आने वाला है। तो जरा बताएं बेटा क्या आने वाला है, जवाब दें बेटा। अब यहां पे आपको सिंबल डिसाइड करना है कि C और D की जगह क्या आने वाला है। देखो पहले आपको क्या देखना है, यहां 15 दिया है, 15 फिर C फिर 5 फिर D फिर 45 इक्वल टू 135। तो आपको ये पता करना है कि C और D की जगह पे कौन से सिंबल आएंगे। ठीक है, यहां पे C और D की जगह पे क्या लाऊं कि हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बेटा, 135 आ जाए। तो क्या कर दूं बच्चा, क्या करना चाहिए बच्चा मेरे को यहां पे बताएंगे जरा। कोई बच्चा है जो आंसर देगा इस क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए। बच्चा अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूं या यहां डिवाइड कर दूं, चलो देखो यहां पे C की जगह अगर बच्चा मैं क्या ले लूं, डिवाइड, और यहां पे क्या ले लूं, मल्टीप्लाई, तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 45। तो देखो, तो C की जगह डिवाइड लिया, D की जगह मल्टीप्लाई। तो बेटा जब इसको डिवाइड करूंगा 3 और 3 इंटू 45 करता हूं तो बेटा 135 आ रहा है। तो यही काम अब बच्चा मेरे को यहां करना है। 11 C की जगह बेटा ले लूंगा डिवाइड 33, फिर बेटा लूंगा मल्टीप्लाई 66। तो अब मुझे बताना है क्या आना है। तो बेटा जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करता हूं तो 1/3 इंटू 66, इसको काटूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 22। तो बेटा 22 इज द राइट आंसर, ए 22 इज द राइट आंसर। तो बेटा यहां पे खुद से हमको कॉमन सेंस यूज करना होता है और हमको बताना होता है कि ऐसा यहां पे क्या करें। ठीक है, कौन से सिंबल को पुट करें, ये 135 आ जाए। चेक कर लिया हमने, C की जगह डिवाइड, D की जगह मल्टीप्लाई, सेम काम इस वाले क्वेश्चन में कर दिया, आंसर आ गया 22। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें क्या कहा बेटा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ओके बताओ बेटा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बेटा क्या क्या दिए हैं, शेम शेम, पप्पी सेम, शेम दिया है, फिर शीट दिया है, उसके बाद बच्चा आपको दिया है शूट, और बेटा शर्ट, और फिर दिया है शिप। तो बेटा एक चीज समझो, यहां पर पहला 2 लेटर तो सब में सेम आ रहे हैं, ये सेम है सेम है सेम है सेम है सेम है। अगले लेटर की बात कर लेते हैं बेटा। यहां पे 1 है इसकी रैंक, इसकी 5 है, इसकी 15 है, इसकी बेटा कितनी है 21, और इसकी 9 है। तो बेटा क्या सीक्वेंस बनना चाहिए, सबसे पहले तो नंबर 1 ही आएगा, सबसे छोटा यही है, तो 1 सबसे पहले आएगा, तो सबके अंदर 1 है, तो सबसे पहले बेटा 1 आएगा। उसके बाद बेटा इसके बाद अगला नंबर कौन सा है, शीट, यानी 2 आएगा। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे आएगा शिप, यानी 5, तो 1 2 5। तो 1 2 5 केवल 2 में है, इसमें 1 2 5 है, इसमें 1 2 5 है। अगला नंबर क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 1 के बाद 5 5 के बाद 9। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने कहा शब्दकोश में, शब्दकोश के हिसाब से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और डिक्शनरी में क्या होता है, छोटा नंबर पहले आता है, मतलब छोटा लेटर पहले आता है, बड़ा लेटर बाद में आता है, यही होता है ना। डिक्शनरी में क्या होता है बच्चा पार्टी, छोटा लेटर पहले आता है, बड़ा लेटर बाद में आता है। तो बेटा यहां पे सबसे छोटा हुआ 1, ये तो सेम थे, सेम वाले को चेक करूंगा नहीं, एस एच एस एच एस एच एस एच एस एच सेम थे। तो तीसरा लेटर चेक किया मैंने, थर्ड लेटर, तो ये सबसे छोटा, तो ये पहले आया, फिर 5, फिर 9, फिर आना चाहिए बेटा 15 यानी तीसरा, और फिर आना चाहिए चौथा यानी 21। तो बेटा 1 2 3 4 ए इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा,
देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समझाना भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस कराता चलूं, मुझे थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। बेटा सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या लॉजिक लगने वाला है। ऐसे सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते एग्जाम में। 4 5 9 18 34 आपको बताना है क्या आने वाला है। तो बेटा हाँ जी बेटा जल्दी से बताएं। देखो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा यहां कितने का अंतर आ रहा है, +1 का, यहां +4 का, यहां +9 का, तो यहां बेटा +16 का। अगला क्या आना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐड क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अगला बेटा 5 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 25 जुड़ना चाहिए। तो बेटा 25 जोड़ दो, 34 में जब 25 जोड़ोगे तो बेटा 5 और 4 9, 59 इज द राइट आंसर। 59 इज द राइट आंसर। बेटा लॉजिक समझे, यहां जो गैप है वो कितने का, +1 का, यहां जो गैप है वो +4 का है, +9 +16, तो अगला क्या आना चाहिए +25, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर। समझ गए बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बेटा फिर से ये सीरीज का ही आ रहा है, पूरा करना है आपको। मैंने थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलो सीरीज का ही क्वेश्चन है बेटा ये फिर से। LMOPRSUV क्वेश्चन मार्क। बेटा यहां पे देखूं 12 13 15 16 18 19 और यहां लिखा है बेटा 21 22, तो कुछ तो लॉजिक होगा। अब अगर बच्चा ध्यान से देखे 13 से 15 कैसे आया, तो बेटा +2 हो रहा है, 16 से 18 भी क्या आया +2 हो रहा है, 19 से 21 +2, तो बेटा 22 में जब 2 जोड़ूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 24 और 25, 24 और 25 आएगा, यानी x और y, x और y बेटा सी इज द राइट आंसर। समझ गए। तो 12 13 15 16 18 19 21 22 और इनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है 2 2 2 2, तो बेटा 22 और 2 24, फिर 24 25, यानी एक्स वाई इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा पार्टी। हाँ जी सभी का आंसर सही आ रहा है, आसान क्वेश्चन है ना, तो सभी बच्चे सही सही आंसर दे रहे हो। सभी बच्चे आंसर कैसे दे रहे हो, सही सही आंसर दे रहे हो। ठीक है बच्चा, चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओहो बच्चा ये क्या आ गया, आपको बताना है बच्चा डिफरेंट कौन सा है, सोच समझ के आंसर देना। ये नहीं है कि जल्दबाजी दिखा रहे हो उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो, सोच समझ के। अरे भाग क्यों रहे हो बाबू। आपको बेटा बताना है कि इनमें से विषम शब्द, विषम शब्द का मतलब क्या होता है असंगत, डिफरेंट बताना है बेटा, डिफरेंट विषम शब्द। बेटा सही आंसर देना है, तुक्के नहीं मारने। आप लोग तुक्के बहुत मारते हो, तुक्के नहीं मारने बच्चा, सही आंसर देना है। ठीक है चलो करो। हो गया बच्चा। देखो यहां पे सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। आंसर क्या होगा फ्रेंड, क्यों बेटा, क्योंकि ये तो परिवार का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, परिवार का, ये मेंबर ऑफ फैमिली है, और जो फ्रेंड है वो फैमिली का मेंबर नहीं है, तो सही आंसर दे रहे हो दोस्त दोस्त यानी फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मदर फादर सिस्टर ये परिवार का एक हिस्सा है, और फ्रेंड जो है वो परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर से आपको विकल्प चुनना है जो विषम है यानी असंगत है। विषम बताओ बेटा कौन सा डिफरेंट है, फिर से वही आ गया, विषम ज्ञात करें, विषम संख्या यानी असंगत बताएं बेटा, असंगत कौन सा है, जल्दी से बताओ बेटा असंगत कौन सा है।
हाँ जी बेटा, लॉजिक मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा? देखो यहां पर हो क्या रहा है बच्चा, हर क्वेश्चन में इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? डी। क्यों हुआ डिफरेंट वो समझ लो। अगर 18 में मैं 17 का गुणा कर रहा हूं तो बेटा कितना आ रहा है? 136 आ रहा है, क्योंकि 8 7 जा 56 का 6 यहां 5 कैरी, तो बेटा आ रहा है 17 इंटू 17 करूंगा तो 289 आ जाएगा, 289। बेटा 6 इंटू 17 करूंगा तो बेटा 102 आ रहा है। लेकिन बेटा यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 19 में अगर मैं 17 का गुणा करता हूं तो बेटा 361 नहीं आएगा, तो इसी वजह से डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, ठीक है। तो तुक्का ना मारे, सही सही आंसर दें, तुक्का ना मारे, सही सही आंसर दें। वैसे अधिकतर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है। अब बच्चा अगर आप ध्यान से देखें, अपोजिट पेयर अगर आपको याद होंगे तो आप कर दोगे। अपोजिट पेयर विषम अक्षर बताना है, यानी असंगत बताना है, डिफरेंट बताना है। तो बच्चा अगर आपको अपोजिट पेयर याद होंगे तो आप कर दोगे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी उफ A to Z। अब बच्चा यहां तो सारे ही क्या है? अपोजिट पेयर है। तो आंसर क्या होगा जब सारे ही अपोजिट पेयर है? तो इसका लॉजिक बेटा आपको सोचना पड़ेगा, इसका लॉजिक क्या होगा ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चा अपोजिट पेयर की अगर आपको नॉलेज है तो मैं एक बार बता देता हूं है या नहीं। देखो ऐसे होते हैं A B C D E F G H I J K L M। अब इसके नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सारे ही अपोजिट पेयर है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट है। क्यों? देखो यहां लिखा है एम एन, तो एम एन, तो एम ऊपर वाला एन नीचे वाला, एम एन। उसके बाद लिखा है एफ यू, तो बेटा एफ ऊपर वाला यू नीचे वाला, एफ यू। समझ रहे हो? एफ यू। जेड ए, तो बेटा अब ये तो उल्टा हो गया, जेड ए उल्टा हो रहा है। वैसे बेटा एन एम भी बेटा उल्टा हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसमें क्या करें बेटा? ये तो गड़बड़ आ रहा है ना। तो अब इसको कैसे सोचें कि कौन सा असंगत है, कैसे डिसाइड करें बेटा कौन सा असंगत है? तो बेटा एम एन एफ यू, वैसे बेटा जेड ए आएगा, है ना। लेकिन एन और एम नहीं आ सकता बच्चा। यहां पे क्या होता है, एबीसीडी में एक साइकिल बनती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये भी तो उल्टा है जेड ए, पर ये उल्टा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा वो समझना, इसको भी समझा देता हूं ये उल्टा क्यों नहीं माना जाएगा। उल्टा केवल कौन है? बी। तो बी इज द राइट आंसर। बेटा राइट आंसर क्या हुआ? बी। बट ऐसा हो क्यों रहा है मैं वो समझा देता हूं, बहुत बेटा सहज तरीके से समझिएगा। देखो ये साइकिल होती है ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझे बेटा? ये एक साइकिल होती है एबीसीडी के बीच में। अगर मैं देखूं एफ यू, तो बेटा एफ और यू तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एफ के बाद क्या आएगा? यू आएगा, एम के बाद एन आएगा। बेटा एम एन, तो ऐसे जा रहा हूं एम एन। एफ यू पे आ जाऊं तो बेटा एफ से बेटा मैं किधर आऊंगा? यू आऊंगा, एफ यू आऊंगा, एफ यू फॉरवर्ड। लेकिन बेटा जब मैं एन एम करूंगा, एन एम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बैकवर्ड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एन और एम, क्योंकि ये एन लिखा हुआ है तो ये उल्टा हो गया। लेकिन बाकी सब फॉरवर्ड है, एफ यू एम एन। अब आप कहोगे सर ये भी उल्टा है, ये उल्टा नहीं है क्योंकि बेटा जेड ए, ये भी बेटा सीधा ही है जेड ए, क्योंकि जेड के बाद ए आएगा। उल्टा कौन है? एन और एम। तो बेटा यही क्या हो गया हमारा आंसर? एन एम। तो एन एम इज द राइट आंसर। ओके बच्चा, तो ये चीज ध्यान रखना, सारे अपोजिट पेयर लिखे हैं लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी सब फॉरवर्ड है। एम एन फॉरवर्ड, एफ यू फॉरवर्ड, जेड ए फॉरवर्ड, लेकिन जो ये एन और एम है ये बैकवर्ड हो गया, इसी वजह से ये डिफरेंट हो गया। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या बता दिया, लेकिन इसको बेटा कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ता है। आप इसमें वैसे सीरीज भी बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो सीरीज का लॉजिक भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन बेटा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा फिगर बनेगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वेन डायग्राम। टीचर लॉयर मैन, टीचर लॉयर मैन के बीच में क्या बनना चाहिए, कौन सा रिलेशन आना चाहिए? चलो जल्दी से करा देते हैं। टीचर लॉयर मैन। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर जल्दी जल्दी निपटा दो। बेटा मैं हवा हवा नहीं खेलने आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाना, ठीक है बेटा। कुछ टीचर मैन होते हैं, या सभी टीचर मैन होते ना, कुछ टीचर, सम टीचर क्या होंगे बेटा, मैन, ठीक है, या कुछ मैन क्या होंगे, टीचर होंगे। उसके बाद बेटा कुछ लॉयर क्या होंगे, क्या लॉयर और टीचर के बीच में कोई रिलेशन होगा ना, लॉयर अलग है टीचर अलग है, नो, लॉयर और टीचर क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया। अब कुछ मैन क्या होंगे लॉयर, और कुछ लॉयर क्या होंगे मैन, तो बेटा क्या बना, सम। तो बेटा दो सम है और एक नो है, तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, दो सम और एक नो, ये किसी में दिखाई दे रहा है? ऐसा तो बेटा किसी में नहीं दिखाई दे रहा है जी बेटा, किसी में दिखाई दे रहा है। अब बच्चा यहां पर अगर देखे, यहां पे ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जिसमें कितने सम के डायग्राम हो, दो सम के डायग्राम हो, ठीक है, दो सम के डायग्राम हो, ऐसा कोई यहां पे फिगर नहीं है। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, अब यहां पे यहां भी एक सम है, यहां दोनों ऑल हैं, यहां भी एक सम है, पर मुझे कितने सम चाहिए, दो, वो इसमें नजर आ रहे हैं, पर इसमें कितने सम है, तीन। तो बेटा होता क्या है, कुछ जगह क्या कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है, जैसा भी मैंने यहां नो लिया कि टीचर टीचर है, लॉयर लॉयर है, एकदम सही बात है, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग क्या लेके चलते हैं कि भैया कुछ लॉयर भी तो टीचर हो सकते हैं, तो एकदम सही बात है, लेकिन यहां पे दोनों बातें ले ली जाती हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलते हैं। तो कुछ जगह आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा, कुछ जगह तो लेंगे कि लॉयर और टीचर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और कुछ जगह लॉयर और टीचर के बीच में क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, कि ऑप्शन में कौन से डायग्राम दिए गए हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉयर लॉयर है, टीचर टीचर है, कुछ कहते हैं कि भैया कुछ लॉयर पढ़ाते भी तो है, लेकिन बेटा जो लॉयर पढ़ाते हैं वो टीचर नहीं होते, वो प्रोफेसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोफेसर, क्योंकि लॉयर कभी स्कूल में नहीं पढ़ाते और स्कूल वालों को हम टीचर कहते हैं, इस वजह से ये कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैसे लॉयर लॉयर है, टीचर टीचर है, लेकिन कुछ लॉयर पढ़ाते भी हैं तो वो प्रोफेसर कहलाते हैं। लेकिन यहां पे टीचर कभी कभी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो टीचर और लॉयर के बीच में भी हम क्या ले लेते हैं, सम। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि बाकी ये डायग्राम हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या सारे मैन कभी टीचर हो सकते हैं ना, सारे मैन कभी भी टीचर नहीं हो सकते। क्या सारे लॉयर, सारे मैन लॉयर हो सकते हैं, सारे मैन लॉयर भी नहीं हो सकते। बेटा इसमें क्या है, ऑल है, ये कभी नहीं होगा, इसमें भी ऑल है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑल का डायग्राम है। इसमें बेटा सम का एक है, नो के दो हैं, पर सम का हमारा दो आ रहा था, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं यहां पे टीचर और लॉयर के बीच में क्या लेके चलूंगा, सम। अदरवाइज टीचर और लॉयर अलग अलग होते हैं, टीचर टीचर होता है, लॉयर लॉयर होता है। हाँ, लॉयर और प्रोफेसर के बीच में मैं सम ले सकता हूं, क्योंकि कुछ लॉयर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको हम प्रोफेसर कहते हैं, टीचर नहीं कहते, ये ध्यान रखना। टीचर केवल कहां तक होते हैं, 12वीं तक कहा जाता है। ये एक लिटरेचर की बात है, कैसी बातें, लिटरेचर की, ये लिटरेचर की बातें हैं। आप इनको ऐसे मत कहना सर उनको भी तो हम टीचर ही बुलाते हैं, लेकिन बेटा लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर बुलाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने देखा, तो आंसर क्या होगा, ए। तो ध्यान रखना, कुछ जगह यहां नो भी ले लेते हैं और कुछ जगह सम ले लेते हैं, इस बात को बेटा ध्यान रखना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड किया जाता है। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन। तो मैंने बहुत आराम से डिसाइड किया, क्यों, इसमें ऑल है और यहां कोई ऑल का रिलेशन नहीं है, इसमें भी ऑल है और यहां कोई ऑल का रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें सम आ रहा है लेकिन नो के कितने आ रहे हैं, दो, और हमारे पास नो का बनता तो कितना बनता, एक ही बनता। तो बेटा ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नो भी ले सकते हैं, इसको सम भी ले सकते हैं। ओके, तो समझ लीजिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है बेटा आपका एनालॉजी का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो अगले क्वेश्चन का आंसर दें बेटा। तो छोटे का क्या हो जाएगा, लंबा का छोटा, क्योंकि पर्यायवाची भी पर्याय, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम अपोजिट हो गए, तो बेटा लंबा का अपोजिट क्या हो जाएगा, लंबा का अपोजिट हो जाएगा छोटा, तो बेटा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, छोटा। समझ गए, तो ये तो सबको क्लियर होगा, तो आंसर क्या होगा, छोटा। क्लियर है बच्चा, तो आंसर क्या हुआ, छोटा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा जल्दी से। अगला क्वेश्चन है बेटा एनालॉजी का। ओके बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है ना, इसमें अक्सर स्क्वायर स्क्वायर मिलता है कि यहां दिया 14, 14 से दिया है 2744, इनके बीच में बेटा स्क्वायर स्क्वायर या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक मिलता है, अक्सर ऐसा मिलता है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है तो ऐसे क्वेश्चन में या तो स्क्वायर का लॉजिक मिलता है, जैसे 14 का स्क्वायर प्लस 14, या क्यूब का मिलेगा। तो यहां पे जो नजर आ रहा है बेटा वो क्यूब का आ रहा है, 14 का क्यूब। कितना नजर आ रहा है बच्चा बाटी, 14 का क्यूब। तो यहां पे 19 का क्यूब क्या हो जाएगा वो आप देख लो कि 19 का क्यूब क्या आने वाला है, ये आप डिसाइड कर लो 19 का क्यूब क्या आने वाला है। तो क्या आना चाहिए बेटा, ए 6859, 6859 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है बेटा किस चीज का, वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है, ओपन, OPEN, ओपन। ओपन का क्या दिया है, NEOP। बेटा सिर्फ इंटरचेंज कर रखा है, क्या कर रखा है, इंटरचेंज। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, इसके NEOP। तो हमने देखा OP को इधर ले आए और EN को इधर ले आए हैं, लेकिन बेटा E को इधर, N को इधर कर दिया है, समझ गए हो। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे BE को उठा के इधर ले जाओ, डिक्टो BE। तो BE किस में दिया है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसको जब इधर लेके आऊंगा तो T को उधर ले जाऊंगा और A को इधर लिखूंगा, TABE। तो TABE, D इज द राइट आंसर। समझ गए, क्योंकि इन्होंने N को इधर ले आए, E को इधर ले आए, तो वही काम मैंने किया, T को यहां लाया, A को यहां लाया, तो TABE इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, जरा करके बताएं, बड़ा आसान सा है। ओहो, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, सही जवाब देना, ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। सही आंसर देना बड़ा इजी है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो बेटा चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। बेटा देखो ये नहीं बनाया जा सकता, C, MEAN। क्यों, देखो M तो यहां है, E भी है, A नहीं है, देखो A कहीं पर भी नहीं है, A कहीं है नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो C इज द राइट आंसर, क्योंकि A जो है बेटा यहां ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा इस वजह से C नहीं बनाया जा सकता। एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये है आपका किसका क्वेश्चन, कंपैरिजन कह सकते हो, थोड़ा सा इसमें गणित भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, कौन से समान आयु हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बच्चा सॉल्व करेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करिएगा, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। अगर मैं कायदे में बात करूं, ये किसका क्वेश्चन है, तुलना का क्वेश्चन है, तुलना का, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो इसको कंपेयर करिए और आंसर बताइए ऑफलाइन कमेंट में। आज की क्लास में बच्चा इतना ही, सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। और बेटा सेफली, अगर पटाखे जलाते हो तो सेफली जलाना, वैसे मत जलाओ, मैं यही कहूंगा, पैसे को सेव करो या किसी को दान दे दो। बहसबाजी नहीं करते कि तूने इतने के जलाए तो मैं इतने के जलाऊंगा, ठीक है। पैसों में आग नहीं लगाते हैं। बाकी बच्चा आपकी श्रद्धा है, आप ही की भावना है, अगर आप पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा सेफली जलाइएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत करता हूं तो दुआओं में याद रखना। बाय बाय।